Supreme Court of South Africa invalidated the marriages held in helping Indians as well as other ethnic Asians कि गांधी started the Passive Resistance Association क्योंकि ये the time has come for Gandhi to be in India. Did he join any political party or did he political guru Gopal Krishna Gokhale? Hello everybody, welcome to CUT PG history class. In our previous classes we have discussed Mr. Gandhi while he stay in South Africa. We had a brief discussion about the early life of Mr. Gandhi as well as how he went to South Africa to practice as a lawyer. There we have discussed some very important points from exam point of view. जैसे कि क्या, जैसे कि when he went to South Africa in 1893 he formed the Natal Indian Congress. एक दूसरा he started the Indian Opinion newspaper. दो तीसरा he started the Phoenix Farm. तीन he started the Tolstoy farm. Number 4 he also fought against various prejudices जैसे कि क्या, जैसे कि registration certificate, उसी तरह से Searle judgment जिसमें the नॉट अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन कस्टम्स, राइट। उसी तरह से क्या, इमिग्रेशन के खिलाफ कि इंडियंस एक डिस्ट्रिक्ट या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में क्रॉस नहीं कर सकते, उसके खिलाफ। और फिर क्या, लेविंग ऑफ पोल टैक्स ऑन इंडियंस, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली द रोल ऑफ मिस्टर गांधी against the atrocity or exploitative policies of the British government. क्लियर है। नाउ आप याद रखेंगे इसमें कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमने मिस कर दिया होगा कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या स्टार्ट किया था, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। अगर हमने ये पढ़ा है तो ये सही है, नहीं तो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका नाम से ही लग रहा है क्या, पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब कि वही सत्याग्रही लोग क्या करेंगे, दे विल कैंपेन अगेंस्ट द ब्रूटल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर रहेगा। वी डिस्कस सर्ल जजमेंट, खासकर टू बी नोटेड हियर। हमने पढ़ा था कि सर्ल जजमेंट के खिलाफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया हार्डिंज दो, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, विच इज वेरी अनकॉमन फॉर कि एक ब्रिटिश दूसरे ब्रिटिश के पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड आस्किंग देम टू टेक इट बैक। गांधी वॉज सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाई हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हु टूर्ड ऑल ओवर द इंडिया along with his friend who is also known as Deen Bandhu C.F. Andrew. Clear? So these are some of the important points which we have discussed. Now, so our topic is Gandhi India. And पहले हमने क्या पढ़ा था, Gandhi when did he come to India? Arrived Supreme Court of South Africa invalidated the marriages held. पहले हमने ये पढ़ चुके हैं। This day is celebrated as Pravasi Bharatiya as he was the most famous Pravasi to come to India or return to the motherland. Pravasi Bharatiya Divas as the most famous Pravasi. Clear? Now, what did Gandhi do after coming to India? In helping Indians as well as other organizations, or did he participated any movement? क्या किया गांधी ने, तो आप कह सकते हैं for 1 year मिस्टर गांधी टूर्ड ऑल ओवर इंडिया। आप पूछेंगे सर किसके रिक्वेस्ट या फिर किसके एडवाइस पर हिस, आप पूछेंगे सर मिस्टर गांधी, वेरी गुड कौशानी, ही टूर्ड फॉर 1 ईयर। गांधी आप पूछेंगे किसके, क्या करने के लिए, क्योंकि ये नो द रियल कंडीशन ऑफ इंडियन। आपको पता ही है 1893 से भाई साहब कहाँ हैं, साउथ अफ्रीका में हैं। तो टू नो द रियल कंडीशन ऑफ पीपल वो क्या कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। नाउ 15 हो गया, अब 16 में आप देखेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में 1916 में हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन सा सेशन हुआ था, लखनऊ कांग्रेस सेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कौन थे इसके प्रेसिडेंट, अंबिका चरण मजूमदार। ये हमने पहले ही लिस्ट ऑफ कांग्रेस सेशन में पढ़ लिया है। नाउ इसी कांग्रेस सेशन में गांधी मेट किसे, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला उन्होंने, आपको लगे, आप कहेंगे सर व्हाट इज हिज रोल, इन्होंने रिक्वेस्टेड गांधी टू विजिट चंपारण। आप पूछेंगे सर व्हाई डिड ही रिक्वेस्ट मिस्टर गांधी टू विजिट चंपारण, तो आप कह सकते हैं टाइम हैज कम टू लुक इनटू द प्लाइट ऑफ
plight of indigo cultivators. Clear? इंडिगो कल्टिवेटर्स की कंडीशंस के बारे में जानने के लिए या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मिस्टर शुक्ला इनवाइटेड गांधी कहाँ? एट चंपारण विच इज इन बिहार. क्लियर? कहाँ है चंपारण? इन बिहार. इसका कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल मोतिहारी, सेंटर है, हेडक्वार्टर है मोतिहारी. क्लियर? नाउ आप पूछेंगे सर इंडिगो कल्टिवेटर्स का ही प्रॉब्लम्स के लिए क्यों बुलाया गया, और बाकी और खेतीबाड़ी और क्रॉप्स की खेतीबाड़ी के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं दे वेयर फोर्स टू कल्टिवेट, क्या? इंडिगो ऑन देयर लैंड बाय ब्रिटिश. अपने मन से स्व इच्छा या फिर कैसे वॉलंटरली दे डिड नॉट पार्टिसिपेट कि आई वांट टू ग्रो इंडिगो ऑन माय फार्म्स. दे वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश प्लांटर कि आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा. नाउ आप कहेंगे कि जो इंडिगो उगाने की बात है, इंडिगो का ऐसा क्या रोल है या इंडिगो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, ताकि ब्रिटिश प्लांटर्स उसको कह रहे थे? तो आप बस याद रखेंगे इंडिगोज आर यूज इन डाई. कलरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. जो कपड़े हैं उनको डाई या फिर कलर करने के लिए किसको यूज किया जाता है? इंडिगो. तो प्लीज रिमेंबर इट वॉज यूज एज द कलरिंग एजेंट. ठीक है. नाउ अगला आप ये डायग्राम देख रहे हैं, क्या लगता है कौशानी व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ठीक है, वेरी गुड. आपने नाम ले ही लिया है, 3 कठिया सिस्टम. तो आप देख रहे हैं ये लैंड है, एक फार्मर का लैंड है. सपोज कौशानी ये आपकी ही जमीन, कौशानी की जमीन. नाउ आपको कहा जा रहा है ये जमीन है, इसका 20 हिस्सा किया गया है. इसमें से जो 3 हिस्सा है ये इसमें आपको क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है. तो आप कह सकते हैं कि द फार्मर्स वेयर अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ, जैसे आपने कहा है बिल्कुल सही, 3 कठिया सिस्टम. 3 कठिया सिस्टम क्या है? 3/20 पार्ट्स ऑफ लैंड पर क्या उगाना? इंडिगो उगाना. क्लियर? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 आईज. बाकी W व्हीट है, R राइस है, S शुगर केन है. क्लियर है? तो ये हमें याद रखना है. दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 कठिया सिस्टम, मतलब 3/20 लैंड पे इंडिगो उगाना है. नाउ फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हु वेयर द अदर लीडर्स हु सपोर्टेड और हु वेयर विथ गांधी? अदर लीडर्स ऑफ द चंपारण सत्याग्रह. तो आप सबसे पहले ईयर बिल्कुल याद रखेंगे. चंपारण सत्याग्रह के हेडिंग में कौन सा ईयर रहेगा? स्टार्टेड इन द ईयर 1917. लीडर्स में आपको बिल्कुल अब बिहार के सबसे प्रोमिनेंट लीडर एंड इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे. उसी तरह से आप आचार्य JB कृपलानी का नाम लेंगे. उसी तरह से आप कुछ गुजरात के लीडर्स जो खासकर गांधी के साथ आए थे, नरहरि पारिक, इनका नाम लेंगे. राजेंद्र प्रसाद के जो फादर इन लॉ थे जिनका नाम है ब्रिज किशोर प्रसाद, इनका भी नाम ले सकते हैं आप. ये बिहार के नेशनलिस्ट लीडर थे. नेशनल लेवल पे उतना फेमस नहीं थे, बट बिहार के एट द स्टेट लेवल पे ये बहुत ज़्यादा फेमस नेशनलिस्ट लीडर. उसी तरह से और नेशनलिस्ट लीडर में बिहार लेवल पे आप देख सकते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा. तो what are we talking about? We are talking about the leaders, list of leaders who have participated किसमें? In the चंपारण सत्याग्रह held in the year 1917. और आप इसको कह सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है, शॉर्ट में लिख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी का फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया. क्लियर? नाउ इसी से जुड़ा एक पॉइंट और याद रखेंगे. चंपारण सत्याग्रह में गांधी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम विजिटिंग द एरिया. उनको बैन कर दिया गया था. सेक्शन, जैसे आपको पता है मॉडर्न डे में सेक्शन 144 लगाया जाता है, जहाँ पे आप पब्लिकली ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ नहीं रह सकते हैं. राइट? उसी तरह गांधी पे भी एक तरह से ट्रैवल बैन या फिर उस एरिया में एंटर करने पर बैन लगाया गया था. बट गांधी डिड नॉट लिसन एंड उन्होंने क्या कर दिया? डिफाइड द ऑर्डर, मतलब ब्रोक द लॉ. ब्रोक द लॉ का मतलब है उन्होंने क्या किया है? सिविल डिसओबीडियंस. प्लीज रिमेंबर, ब्रेकिंग ऑफ लॉ इज सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन ब्रेकिंग ऑफ लॉ इज नॉन कोऑपरेशन, मतलब नॉन कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटीज. क्लियर रहेगा? तो ये हमें याद रखना है. इट वॉज फर्स्ट
सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू दिस, चंपारण सत्याग्रह में फाइनली किस चीज, एज अ रिजल्ट ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, आई थिंक वी हैड डन अप टिल दिस इन द लास्ट क्लास, है ना कौसानी? ठीक है, नाउ आज के टॉपिक में क्या रखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुआ था, नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ गांधी प्रोटेस्ट, गांधीयन प्रोटेस्ट, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उनकी बातें मानी और उन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई। कमिटी का नाम क्या है? चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी। गांधी फॉर्म्ड अ कमिटी नोन, गांधी नहीं कहेंगे, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने क्या किया, एक कमिटी बनाया जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। सेम ईयर में आप पूछेंगे सर कब बनाया गया, सेम ईयर इन द ईयर 1917। नाउ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी? एफ.जी. स्लाई, ही वॉज द प्रेसिडेंट। अदर में आप पूछेंगे सर सिर्फ यही एक बंदा था उस कमिटी में कि और भी कोई बंदा था? तो नहीं, अकेला नहीं था। अदर मेंबर्स में आप क्या करेंगे, गांधी हिमसेल्फ वॉज द मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लियर? तो याद रखेंगे गांधी हिमसेल्फ वॉज द मेंबर ऑफ द कमिटी। और आप और कौन बोल सकते हैं, डीजे रीड, ही वॉज ऑल्सो मेंबर। और आप नाम लिख सकते हैं इंडियन का कीर्तानंद सिंह, they were also the members of Champaran Agrarian Committee. Clear है? So to inquire into the excesses on indigo planters or on indigo farmers by the British planter, इसको एनालाइज करने के लिए, उनके एट्रॉसिटी को एनालाइज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाई थी, कमेटी बनाई थी, चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, हेडेड बाय एफ.जी. स्लाई। अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वेयर गांधी, और इंडियन में भी एक और ऐड करेंगे कीर्तानंद सिंह, उसी तरह से डीजे रीड, दे वर ऑल्सो मेंबर। क्लियर रहेगा? नाउ ये बिल ने, ये कमेटी ने क्या कही, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑब्वियसली कमेटी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट और अपनी रिकमेंडेशन है उसको सौंपा गया। नाउ इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया एंड इसको बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन इट वाज प्रेजेंटेड इन कहाँ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ इसको प्रेजेंट किया गया, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया। ना आप पूछेंगे सर किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे नाम याद रखना है, डब्ल्यू मॉड। क्लियर? इट वॉज प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय डब्ल्यू मॉड। क्लियर रहेगा? जब ये पास हो गया तो जो बिल का नाम हो गया, आफ्टर पैसेज द बिल बिकेम चंपारण एग्रेरियन एक्ट। पहले वो बिल था, बिल किसके नाम पे था, रिकमेंडेशन पे था, चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे था। और जब डब्ल्यू मॉड ने इसको प्रेजेंट किया, इट गॉट पास एंड इट बिकेम एन एक्ट। और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से धीरे धीरे जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो वहाँ से छोड़कर चले गए। 3 कठिया सिस्टम का दी एंड हो गया। और आप कह सकते हैं दैट वाज गांधीज फर्स्ट विक्ट्री ऑन इंडियन मेनलैंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्लियर रहेगा? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं गांधीज फर्स्ट विक्ट्री। क्लियर? और रीजन क्या था, अगर आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ गांधीयन ही रीजन थे फॉर द ब्रिटिश प्लांटर्स टू लीव दैट एरिया चंपारण? इसका एक और रीजन अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जर्मन ने सिंथेटिक डाई बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिसके वजह से अब नेचुरल, आज भी सिंथेटिक डाई यूज होता है, नेचुरल इंडिगो अब प्रोड्यूस बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है। तो जर्मन ने क्या किया, सिंथेटिक डाई बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से मास लेवल प्रोडक्शन ऑफ डाई स्टार्टेड, जिसके वजह से इंडिगो कल्टीवेशन या यूज ऑफ इंडिगो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर रहेगा? इतना हमें याद रखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट the first Gandhian movement, Champaran Satyagraha. It is also first civil disobedience because Gandhi broke the law by defying the order. Clear रहेगा? तो moving on to the next Gandhian movement. आपको पता ही है next Gandhian movement is Ahmedabad textile mill workers strike. Moving on to the next Gandhian movement, and the next Gandhian movement is Ahmedabad textile mill workers strike. आप कहेंगे सर इसका टाइम पीरियड कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो अराउंड मार्च 11 1918। क्लियर? अराउंड मार्च 11 1918। आप पूछेंगे सर ये मूवमेंट का नेचर या रूप इसका कैसा था, आप कह सकते हैं दिस वाज गांधीयन फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। क्या था ये? गांधीयन का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक।
क्लियर। नाउ बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। व्हाई डिड द वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल रोज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये देख लेते हैं। जो आप देख सकते बैकग्राउंड में देखेंगे, सिंस 1890s क्या चल रहा था वर्ल्ड में, इंडिया में, खासकर डेक्कन में। इंडिया के जो डेक्कन रीजन है, महारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसमें क्या चल रहा था, प्लेग चल रहा था। तो नाउ वर्कर्स को प्लेग के टाइम में इंडस्ट्री फैक्ट्री में बुला के काम करवाना है, मोटिवेट करने के लिए जो मिल हैं, ओनर हैं, और जनरली टेक्सटाइल मिल ओनर हैं, उन्होंने क्या लाया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्लेग बोनस, टू मोटिवेट द वर्कर्स सो दैट दे कैन वर्क इन द फैक्ट्री, प्रोडक्शन ना रुके, प्रोडक्शन चलता रहे, इसके लिए टेक्सटाइल मिल वर्कर ने किया था। नाउ 1918 तक क्या हुआ, प्लेग ऑलमोस्ट खत्म होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल मिल वर्कर ने डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया प्लेग बोनस को। आप पूछेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, वर्कर्स ने डिमांड किया वेज या सैलरी हाइक, कितना, 50%। और जाहिर सी बात है, अगर आपका प्लेग बोनस कम हो जाएगा तो आपका जो मंथली जो पैसे आ रहे हैं घर में वो तो कम हो जाएगा। तो वर्कर ने कहा कि आप अगर प्लेग बोनस को कम कर रहे हैं तो कम से कम हमारी सैलरी को आप क्या करें, 50% बढ़ा दें। वर्कर्स, आपको पता ही है, आप ट्रेड यूनियंस या फिर वर्कर्स जो डिमांड करेंगे, क्या इंडस्ट्रीज वो डिमांड मानते हैं जनरली, बिल्कुल नहीं मानेंगे। कैपिटलिज्म में तो और नहीं मानेंगे। तो जो ओनर्स थे, मिल ओनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ 20% डिमांड, हम लोग सिर्फ 20% ही हाइक दे सकते हैं, राइट, वी विल रेज योर सैलरी और वेज बाय 20%। अब इसके वजह से जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के जो लोग थे, उन्होंने गांधी को कांटेक्ट किया। गांधी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड हंगर स्ट्राइक, मास हंगर स्ट्राइक। और गांधी की वजह से क्या हुआ, ना मेरा, ना तुम्हारा, ना मिल ओनर का, ना वर्कर का, बीच का सोल्यूशन आया। गांधी के डिमांड की वजह से 35% का हाइक मिला वर्कर्स को, अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स को कितना, 35% का। तो आप कह सकते हैं दिस वाज गांधी सेकेंड विक्ट्री इन इंडिया और ऑन इंडियन सॉइल। So this is all about Ahmedabad textile mill worker strike. क्लियर रहेगा। नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखेंगे कि जो अहमदाबाद कि जो मिल ओनर एसोसिएशन, उनका अपना एक एसोसिएशन था जिसका नाम है अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन। इनके हेड थे अंबालाल साराभाई। क्लियर। नाउ इनके खिलाफ, इनके पॉलिसीज के खिलाफ इनकी बहन लड़ रही थी जिनका नाम है अनासुआ साराभाई। आप ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अनासुआ साराभाई लेटर फाइटिंग फॉर द वर्कर्स राइट, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है अहमदाबाद, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर एसोसिएशन इन द ईयर 1920। और इस ऑर्गेनाइजेशन को गुजराती में माजूर महाजन संघ कहते हैं या सभा। क्लियर। सो याद रखेंगे, अनसुआ साराभाई सिस्टर ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल ओनर एसोसिएशन, जो इंडस्ट्रीज वाले थे, उनकी बहन थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी। एंड लेटर ऑन शी फॉर्म्ड इन 1920 भारत का पहला, आप कह सकते हैं, एसोसिएशन। और पहला टेक्सटाइल एसोसिएशन कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहला टेक्सटाइल एसोसिएशन या फिर यूनियन कह, क्लियर रहेगा। और ये जो टेक्सटाइल, आप जनरली जानते हैं कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन या जो कोई भी यूनियन होता है वो जनरली सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं ना। लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ दिस एसोसिएशन। आप पूछेंगे सर क्या डिफरेंस था। ये जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर एसोसिएशन या माजूर महाजन संघ जो बनाया गया था, इट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर आप सोचेंगे कि सर गांधीयन फिलॉसफी के बेस पर एक क्या बनाया जा सकता है, ट्रेड यूनियन भी बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ नॉवल आइडिया, और ये हुआ है फॉर्म्ड बाय कौन, अनसुआ साराभाई।
क्लियर रहेगा। तो दैट वाज ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर strike held in the year March 1918. Moving on to the next Gandhian movement, Kheda Satyagraha. Next Gandhian movement is Kheda Satyagraha. क्या अभी तक वी आर क्लियर अबाउट इट? कौसानी, अगर हमें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, काइंडली रिस्पॉन्ड करेंगे। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर एसोसिएशन, गुजराती में दूसरा टर्म माजूर महाजन संघ या माजूर महाजन सभा। आर वी क्लियर? अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर एसोसिएशन 920। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज खेड़ा सत्याग्रह। आप कह सकते हैं 4-5 दिन बाद ही हुआ था अहमदाबाद के बाद, अराउंड आप कह सकते हैं सर क्या डेट है? डेट अगेन अनइम्पॉर्टेंट, ईयर इंपॉर्टेंट है। अराउंड मार्च 15 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है? नाउ खेड़ा सत्याग्रह, आप बिल्कुल नाम में छिपा हुआ है, खेड़ा एक जगह है। तो किसके लिए लड़ा गया था ये सत्याग्रह? फॉर द खेड़ा पेजेंट। खेड़ा याद रखेंगे, गुजरात में है ये। ठीक है, नाउ आप बोलेंगे सर व्हाट वाज द इशू विद दिस पेजेंट? क्यों इनके लिए लड़ा गया था ये सत्याग्रह, क्यों किया गया था? तो आप क्या चल रहा था? ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट वॉज प्लेगिंग इन गुजरात। ऐसे आपको पता है गुजरात में पानी कम होता है, तो सीवियर ड्रॉट था गुजरात में। फार्मर्स दे वर अनएबल टू पे दियर टैक्सेस। ड्रॉट की वजह से क्या हुआ? फार्मर्स अनएबल टू पे टैक्सेस। तो उन्होंने क्या डिमांड किया? डिमांडेड रेमिशन, कम कर दो हमारा जो टैक्स रेट है ना, सिंस हम लोग का क्रॉप्स लॉस हुआ है तो रेमिशन मतलब कम कर दो। क्या ब्रिटिश एक्सेप्ट करेगी आसानी से? बिल्कुल नहीं करेगी। वो तो हमें सप्रेस करने के लिए आई है, वो हमें लूटने के लिए आई है। तो ब्रिटिश आना है तो क्या करे? ब्रिटिश जो अथॉरिटीज थे डिड नॉट एक्सेप्ट, द ब्रिटिश अथॉरिटी डिड नॉट एक्सेप्ट द फार्मर्स डिमांड। क्लियर रहेगा? तो नाउ आप बोलेंगे फिर द मूवमेंट को कौन स्पीयर हेड किया, मतलब कौन लीड किया? तो एक ग्रुप बनाया गया था या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम है गुजरात सभा। तो नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड कंप्रीजिंग ऑफ सम प्रोमिनेंट गुजराती लीडर्स, जिसका नाम क्या है? गुजरात सभा। आप पूछेंगे सर ये गुजरात सभा में कौन कौन लीडर्स हैं? तो शॉर्ट में याद रखेंगे, भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से अदर नाम क्या है? गांधीयन रहे हैं नरहरि पारिक। उसी तरह से और नाम अगर ऐड करना हो, वैसे अनइम्पॉर्टेंट है पर फिर भी एक दो नाम और देख लेंगे। मोहन लाल पांडे, हार्दिक पांड्या से जुड़े हुए नहीं हैं, याद रखें। तो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कुछ दिन बाद हुआ था इन द ईयर 1918 आफ्टर अहमदाबाद टेक्सटाइल में वर्कर स्ट्राइक। इसका रीजन है फार्मर्स ड्रॉट से सफ़र कर रहे थे, अनएबल टू पे टैक्सेस, इससे डिमांडेड रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू या टैक्स रेवेन्यू, जो ब्रिटिश ने नहीं माना। इसके खिलाफ गुजरात सभा वालों ने प्रोटेस्ट किया। गुजरात सभा में ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। आप देख रहे हैं सर इसमें तो मिस्टर गांधी है ही नहीं। आप पूछेंगे सर हाउ डिड गांधी लेड दिस खेड़ा सत्याग्रह? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, आपकी बात भी सही है। गांधी वॉज द स्पिरिचुअल लीडर, नॉट गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट फिजिकली इन दिस मूवमेंट बट ही एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मूवमेंट। आप पूछेंगे सर ये कौन सा भारी टर्म है स्पिरिचुअल, ये कैसा टर्म है स्पिरिचुअल लीडर? तो आप कह सकते हैं ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, गांधी के जो आइडियाज हैं, जिसका नाम है ट्रुथ, जिसका नाम है नॉन वायलेंस, इस आइडियोलॉजी फिलॉसफी पे लड़ा गया था। क्लियर रहेगा? पैसिव रेजिस्टेंस, इस पे लड़ा गया था, इसलिए ये गांधीयन मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आफ्टर क्या होगा रिजल्ट आपको पता ही है कि ब्रिटिश पहले नहीं मानी होगी। ब्रिटिश ने काफ़ी इनके खिलाफ आप कह सकते हैं ब्रूटैलिटीज़ किया, जैसे इनके ज़मीन को कॉन्फिस्केट कर लिया गया एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनली द फार्मर्स दे डिड नॉट अग्री टू द ब्रिटिश ये सप्रेशन, और वो केप्ट ऑन फाइटिंग। फाइनली इनकी जीत हुई और टैक्स को सस्पेंड कर दिया गया। क्लियर रहेगा? आप कह सकते हैं दिस वाज द थर्ड गांधीयन विक्ट्री इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं गांधी वॉज ऑन फायर, पूरे फॉर्म में चल रहे थे वो। उन्होंने बैक टू बैक ही वॉज वॉन द चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नाउ खेड़ा सत्याग्रह को भी सॉल्व कर लिया।
क्लियर रहेगा। मूविंग ऑन टू द, इसमें बस एक एक्स्ट्रा याद रखेंगे, ये जो आप खेड़ा सत्याग्रह देख रहे हैं, जैसे हमने कहा था नॉन कोऑपरेशन, हमने कहा था फर्स्ट वाले में कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ बाय डिफाइंग द ऑर्डर। नाउ खेड़ा सत्याग्रह था कि नॉन कोऑपरेटिंग विद अथॉरिटीज, नॉन कोऑपरेशन में क्या होता है, यू डोंट कोऑपरेट विद अथॉरिटीज, यू डोंट ब्रेक द लॉ, तो इसलिए ये खेड़ा सत्याग्रह याद रखेंगे, इट वॉज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, इट वॉज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। क्लियर? क्या हमें अभी तक पूरा क्लियर है तीनों मूवमेंट? कौशानी, अगर हमें क्लियर है तो आप जल्दी बताएंगे कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तक। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर में इसी कॉन्टेक्स्ट, यही जो ईयर है 1916, 1917, 1918, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि जो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी ने लॉन्च किया था, किसके कहने पे, राजकुमार शुक्ला पे, वो कहाँ मिले थे, एट लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगला टॉपिक है लखनऊ सेशन। आपको पता ही है इसका ईयर क्या है, 1916, आपको पता ही है जगह क्या है, लखनऊ। प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ लिया है एक्सटेंसिवली, it was presided by Ambika Charan Majumdar. Was there division between peasants like Kunbis in Kheda? यहाँ अगर इसको इस तरह से डिटेल में जाएं तो कह सकते हैं कि there was differences between most of the, जो आप peasants देख सकते हैं, they belong from the upper caste patidar community. Clear? तो obviously आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं जो सबसे डिप्रेस सेक्शंस ऑफ द जो किसान थे, दे वेयर लेफ्ट आउट इन द मूवमेंट। जैसे आप आगे बारडोली में पढ़ेंगे, जो काली पराज कम्युनिटी की इस पर कोशिश की उन्होंने, काली पराज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, इस मामले में भी आप देख सकते हैं जो पटेदार पटेल कम्युनिटी हैं, दे वर टेकिंग मैसिवली टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट, जिसकी वजह से अदर सो कॉल्ड जो डिप्रेस क्लास के जो किसान हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स या एग्रीकल्चर लेबरर्स या कल्टिवेटर्स थे, वो इसमें रह गए थे। तो देयर वाज डिफरेंस। क्लियर है? ये प्रॉब्लम को उन्होंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की थी 1920 बारडोली में, जब वो काली पराज, वन ऑफ द, आप कह सकते हैं सबसे पिछड़ा जो सेक्शन है गुजरात के सोसाइटी का, उसके लिए दे ट्राई टू वर्क। लेकिन उसमें भी आगे पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म होता है, उन्होंने बॉन्डेड लेबर के खिलाफ ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, है ना, तो आएंगे उस पर हम लोग डिटेल में, अभी इतना जान। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द लखनऊ कांग्रेस सेशन। लखनऊ कांग्रेस सेशन याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार 1916। आप पूछेंगे सर ये तो हमने पढ़ लिया है, तो वाई वी आर स्टडिंग इट अगेन, तो आप जान लेंगे कि हमने पढ़ा है कि एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो री-मर्ज कर गए या रीयूनाइट हो गए एट लखनऊ कांग्रेस सेशन। तो एक तो आपको पता ही है क्यों फेमस है ये, रीयूनियन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। क्लियर? नाउ ये जो पढ़ रहे हैं आबी का, वो एक और इवेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज, इस कांग्रेस सेशन में ना सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट, ना सिर्फ मॉडरेट, बल्कि एक और ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग। और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने मिलकर क्या दिया था, एक पैक्ट दिया था जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। क्लियर? तो वी आर डिस्कसिंग लखनऊ कांग्रेस सेशन, क्यों? फॉर द सेक ऑफ important information regarding Lucknow Pact. Please remember, Congress and Muslim League came together on this session to give or agree on Lucknow Pact. आगे जानेंगे कि what are the features or what are the provisions or what are the recommendation of Lucknow Pact. ठीक है? Now लखनऊ पैक्ट जैसे कि लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की गई होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पॉइंट्स क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ असेंबली। ये बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है प्ला, और उसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है क्ला, इन दोनों का एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। कौन? बोथ मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर रहेगा? तो
तो याद रखना है। तो इन्होंने जॉइंटली डिमांड किया है, क्लियर है। दीज लखनऊ पैक्ट इज द जॉइंट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला है, हमने पढ़ लिया, एक्सपेंशन ऑफ असेंबली, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह आपको पता है जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उस वक्त वॉइसरॉय को असिस्ट करने के लिए क्या काउंसिल था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाउ इन दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर कह लें आप, हाफ ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी कंप्रीजिंग ऑफ इंडियन। बिल्कुल कौशानी, एक्सपेंशन ऑफ असेंबली मतलब कि मोर इंडियंस इनटू द असेंबली, मतलब वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इलेक्टेड मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो मोस्टली इंडियंस होंगे। अगर नॉमिनेटेड रहते तो ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग में, अपने डिस्क्रिशन में लोगों को चुनते और बोलते जाओ तुम कला में जाओ, तुम प्ला में जाओ, इस तरह से करते, राइट। बट एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ किसका? इलेक्टेड मेंबर्स, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इज डिमांडिंग द एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात की है। तो एक जब एक्सपेंशन ऑफ असेंबली की बात कर रहे हैं, इंडियंस तो जाएंगे ही, और उसमें कौन से? इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड जाएंगे तो प्रो ब्रिटिश लोग जाएंगे, प्रो ब्रिटिश जाएंगे, राइट। नाउ सेकेंड वॉज, ठीक है, बिल्कुल सही, मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन विल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कौसान। सेकेंडली आपने देख लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड, क्या रहेगा? उसी तरह गवर्नर का भी, प्रोविंशियल गवर्नर काउंसिल शुड बी कंप्रीज्ड ऑफ या फिर मेड ऑफ इंडियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रहेगा। और क्या आपको पता ही है, 1857 के बाद 1858 में एक पोस्ट क्रिएट किया गया था, सॉस। आप बोलेंगे सर कौन सा सॉस? गार्लिक सॉस, टोमेटो सॉस एक्सेट्रा, ये सॉस नहीं है। आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा सॉस है कौसानी? विच सॉस वी आर टॉकिंग अबाउट? ये फनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द पोस्ट 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया था इंडिया को, तो फिर एक पोस्ट क्रिएट किया गया था टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द वॉइसरॉय इन इंडिया। कहाँ से? लंदन से। एंड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड। नाउ ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सैलरी है वो भारत के टैक्स से जाता था, मतलब उसको इंडिया के पैसे से दिया जाता था। तो इनका डिमांड क्या है? अब ये शुड बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सैलरी होगा या रेमुनरेशन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा? वो ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सचेकर, उन पर ये बोझ रहेगा, ना कि भारत के टैक्स पेयर पे, क्लियर। जैसे आप इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है वो भारत के टैक्स पेयर के मनी से जाता है, राइट। लेकिन उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो लंदन में बैठा हुआ है और वॉइसरॉय को वो क्या करता था? रेगुलेट कर रहा है कि वॉइसरॉय क्या चल रहा है आपका, कैसे आज का दिन गया, आज भारत में क्या क्या हमने ऑपरेशन किए, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन किए, इस तरह से डिस्कशन करते थे वो लोग। और सैलरी कहाँ से मिलता था उनको? भारत के टैक्स के, क्लियर रहेगा, तो याद। नाउ तो दीज वे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव डिस्कस। किस चीज़ से जुड़ा हुआ? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में दो इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, पार्टी कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम। नाउ जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी है, जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स भी हैं, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डार्कनेस भी है, जहाँ पे हॉट है वहाँ पे कोल्डनेस भी है। तो इसी तरह से क्या लखनऊ कांग्रेस सेशन आप कह सकते हैं एक सक्सेस था? सक्सेस तो आप कह सकते हैं क्योंकि लखनऊ पैक्ट में जॉइंट डिमांड और डिक्लेरेशन दिया गया दोनों के द्वारा, तो दे वे यूनाइटेड। नाउ जो और पॉजिटिव बोल सकते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात यहाँ पे हुई है, लगता है जमीन लेवल पे तो नहीं, लोगों के लेवल पे तो नहीं हुआ है, लेकिन लीडर्स लेवल पे तो दिख रहा है, एट लीडर्स लेवल। ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो ब्रिटिश इससे नाराज रहेंगे या खुश रहेंगे? ब्रिटिश नाराज रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश का पॉलिसी ही रहा है डिवाइड एंड रूल। तो आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो रहे हैं, तो ब्रिटिश को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, राइट। तो फिर आप पूछेंगे सर व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ दिस लखनऊ कांग्रेसेशन? देन नेगेटिव्स वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग को जो फॉर्म, आगे पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम लीग, इट वाज फॉर्म्ड इन द
ऑन जैन 1 1907 या फिर दिसंबर 31 1906, ये एक्सेप्टेबल डेट रहता है। आप बोलेंगे सर हम लोग तो उसको आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग एज अ पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखेंगे कि जो मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुआ था, द वेरी पर्पस और द वेरी रीजन इट वाज फॉर्म कि वी विल फाइट फॉर द मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, एंड इट वाज फॉर्म्ड एज अ एंटी कांग्रेस फ्रंट, एंड इट वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश अंडर देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और हमने ये कहा था उस वक्त कि जब जो सर सैयद अहमद अली खान हैं, उनने एक यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाया था 1888 में, और उसके तहत एक कॉन्फ्रेंस होता था जिसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो कॉन्फ्रेंस। क्लियर ना? उसी कॉन्फ्रेंस में, वो कॉन्फ्रेंस में क्या होता था, पढ़ाई की बात की जाती थी, मुस्लिम के अधिकारों की बात की जाती थी कि कैसे सोशली, पॉलिटिकल नहीं था वो, लेकिन आप कह सकते हैं 31 दिसंबर 1906 को ये पार्टीज ढाका में मिले, ये लोग मिले ढाका में उसी कॉन्फ्रेंस में, एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म मुस्लिम लीग। अभी बस ये जानना है, तो मुस्लिम लीग बनाया गया एंटी कांग्रेस, और कांग्रेस ये मानती नहीं थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया है। मुस्लिम लीग कंसिडर्ड इटसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। क्लियर? कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कहती है हम तो सेकुलर हैं, हमारे में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी लोग हैं इसमें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि लखनऊ सेशन में कांग्रेस और एमएल दोनों मिलकर जॉइंट डिमांड कर रहे हैं, सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को क्या कर लिया है, एक तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये मतलब ऐसे नहीं कि साइन करके रिकॉग्नाइज किया है, बट आप देख सकते हैं एसेंशियली रिकॉग्नाइज, डी फैक्टो रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम, क्योंकि सेम स्टेज शेयर किया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो आप कह सकते हैं अगर इसका कॉन्सेप्ट एनालिसिस किया जाए तो आप कहेंगे कि भाई साहब सर कहीं ना कहीं ये जो जीना का टू नेशन थियरी है उसका शुरुआत, एक्सेप्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग means acceptance of Muslim League as a sole representative of all the Muslims in India, which itself means कि कांग्रेस जो है वो हिंदू मेजॉरिटेरियन पार्टी है, मुस्लिम लीग एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन पार्टी है, hence sowing the seeds or birds for टू नेशन थियरी। क्लियर रहेगा? तो ये हमें याद है। अभी तक क्या हमें क्लियर है कौसानी? अगर हमें क्लियर है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, नाउ एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट था किसका? लखनऊ कांग्रेस सेशन का। आप पूछेंगे क्या क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट? आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें, जो ब्रिटिश थे वो कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस मुस्लिम लीग के जो यूनिटी है उससे वो डर गई, और फिर क्या दे दिया उन्होंने? ऑगस्ट डिक्लेरेशन। कौन से ईयर में? 1917 में। ऑगस्ट डिक्लेरेशन को आप मॉन्टेग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्या है ये? सर, वॉज मुस्लिम लीग समहाउ कनेक्टेड विद पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 की बात कर रहे हैं या फिर 1947 की पार्टीशन की बात कर रहे हैं? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स। 1905 की बात कर रहे हैं, तो ये कहने में कौशानी बिल्कुल डाउट नहीं है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल into West Bengal and East Bengal in 1947, दोनों में मुस्लिम लीग played a major role in the bifurcation. Clear? जो 1905 का जो partition of Bengal था उसमें बनाया ही गया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक सेपरेट क्या रहेगा? प्रोविंस रहेगा, जिसका क्या नाम रहेगा? ईस्ट बंगाल। कैपिटल क्या रहेगा? ढाका रहेगा। और ये क्या रहेगा? मुस्लिम सेंटर रहेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए रहेगा। नाउ इसके खिलाफ आपने देखा बंगाल के लोग स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट, और साथ ही साथ क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बाद में स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से 1911 में कैंसिल कर दिया गया इसको। राइट? तो जब कैंसिल किया गया होगा तो मुस्लिम लीग क्या हो गए होंगे? अनहैप्पी। ये स्माइली से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खुश नहीं रहेंगे। राइट? अगर खुश रह, क्योंकि इसमें क्या डिसाइडेड था
कि if Bengal is partitioned in the year 1905 then it will create a separate Muslim state, जो कि ये पॉसिबल नहीं हुआ क्यों उन्होंने 1911 में कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और थ्रू आउट द मूवमेंट द मुस्लिम्स वेयर सपोर्टिंग द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, सेम थिंग हैपेंड when the Bengal province was divided or bifurcated into two parts, East Bengal and West Bengal। क्लियर रहेगा। तो उसी तरह इसमें एक स्टेटमेंट खाली जान लेंगे। कमिंग बैक टू द ऑगस्ट डिक्लेरेशन, क्या है ये ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917? इसको मॉन्टेग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें मॉन्टेग भाई साहब, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मॉन्टेग जो है वो कौन थे? सॉस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और हमने पढ़ा है इनका मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, चेम्सफोर्ड क्या थे? ही वॉज द वॉइसरॉय। तो मॉन्टेग ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इट द पर्पस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज टू प्रोवाइड देम सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब पहली बार ये एक्नॉलेजमेंट है ब्रिटिश की तरफ से कि द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज टू गिव इंडियंस सेल्फ गवर्नमेंट। आप सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्टेटमेंट ऑफ दिस काइंड हैज़ बीन अटर्ड बाय एनी ब्रिटिश इन दिस नेशनल मूवमेंट या थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट। क्लियर है? आप पहले ही पढ़े थे कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले डिमांडेड, 1906 में जो दादा भाई नरोजी थे उन्होंने क्या किया था? स्वराज टर्म सीधे सीधे उन्होंने अटर किया था। नाउ इट हैज़ बीन अटर्ड बाय मिस्टर मॉन्टेग हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि क्या है? काइंड ऑफ स्वराज। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास।